Hello, my name is Nirmal Rawat and I work in Merchant Navy. And this time I suffered too much. When I joined the ship, I didn't know about that. Whatever I suffered, I was alone there. Because there is no crew here. Only one person who is me, who was me there on the from last 1 year. I was alone there, and my company didn't provide me any food and not even a drinking water. So I used to eat, once in 3 days, and I was in the deep sea. It's very risky for everyone to stay alone in the ship in the deep sea. In the ship, there is no electricity. There was no electricity. The generator and engines both are failed. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजडम टॉक। और आज मेरे साथ में है एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जो कि रियल में बजरंगी भाईजान के नाम से जाने जाते हैं पूरे दुबई के अंदर, जिनके बारे में जो अभी मैंने आपको शेयर किया था, जो आपने थंबनेल में भी देखा था। और सो वेलकम वेलकम ग्रीसदा, आपका विजडम टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी खुशी है आपको यहाँ पर मिलते हुए और देखते हुए। धन्यवाद। नमस्कार पांडे जी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि गिरीश जी कुछ अपने बारे में शेयर करें, मैं कुछ जानकारी आपको बताना चाहूंगा गिरीश पंत जी के बारे में। गिरीश पंत जी को दुबई का बजरंगी भाईजान के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा गिरीश पंत जी को भारत की तरफ से, यानी कि इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रवासी भारतीय को जो मिलता है, उससे अवॉर्डेड ये ऑलरेडी हो चुके हैं। 2019 में हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी ने आपको भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, यदि मैं गिरीश जी के बारे में बताऊं तो गिरीश जी फॉर्मर वॉलंटियर कमेटी इंचार्ज रह चुके हैं फॉर ओवर स्टे एंड सी फेयरर्स के लिए काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई यूएई। गिरीश जी एडवाइजर हैं रेस्क्यू एवरी डिस्ट्रेस इंडियन ओवरसीज रेडियो यूएई के। पेट्रॉन है www.aircrafts.co के। यही नहीं, ये मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन जो एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें एडवाइजर हैं। रूट स्किल्स, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन संस्था है। और बहुत कुछ है, मैं जल्दी से कवर करूं तो आप डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स सीएसआर टाइम्स के, और आप मेंबर हैं इंटरनेशनल वर्किंग कमेटी पंचम धाम के, जो कि कंबोडिया में है। उसके अलावा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट यूएई के। यहाँ इतना ही नहीं, ये कमेटी मेंबर भी हैं हिंदू कम्युनिकेशन ग्राउंड दुबई यूएई के, एंड बहुत कुछ। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, एक पूरी लंबी फहरिस्त लग जाएगी जो जो चीजों में गिरीश जी का जितना योगदान है और जितनी संस्थाओं और सेवाएं दे रहे हैं। सो गिरीश जी, सबसे पहले मैं और हमारे फ्रेंड्स और सब लोग ये जानना चाहेंगे, इतना बेहतरीन काम, लाइक एक आम इंसान जो एक दुबई में रह के जॉब कर रहा है और उसके साथ साथ इतने सारे काम जो आपने किए हैं, तो ये सारे कामों को करने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिलती है, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। और जानना चाहेंगे कि कैसे प्रेरित किया। पर उससे पहले, यदि आप आप वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी यदि आप अपने थोड़ा सा यदि अपने बारे में हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें, जो जो हमने नहीं सुना हो या नहीं जाना हो। सबसे पहले धन्यवाद विजडम टॉक के लिए, आपका आमंत्रण के लिए और आपके समय के लिए। मूलतः तो मैं उत्तराखंड से हूँ और बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली में हूँ। मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है और मैंने दिल्ली लुडलो कैसल सिविल लाइंस, जो कि गड्ढे वाले स्कूल से जाना जाता है, 7 नंबर स्कूल, मैंने वहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी है। और पहली से 5वीं की शिक्षा मेरी सरदा पब्लिक स्कूल, जो मेरे सादतपुर में ही है, सरदा मॉडल पब्लिक स्कूल जो स्कूल है, उस वहाँ पे प्राप्त की। और 6ठी से 12वीं 11वीं तक मैंने मिडिल लुडलो कैसल सिविल लाइन गड्ढे वाले स्कूल आईपी कॉलेज के पास, वहाँ से अपनी और उसके बाद कॉलेज मैंने श्यामलाल कॉलेज से किया, जो कि शाहदरा में है। और इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है, तो मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे खून में ही है। और एक उत्तराखंडी होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते, पहाड़ के लोग तो देशभक्ति, सभी भारत के
सभी तमाम लोग देशभक्त होते हैं, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता और मेरे पिताजी जो खुद एक समाज सेवक के रूप में बहुत कार्य किया उन्होंने, और आचार्य रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, तो ये प्रेरणा बचपन से ही मिली और ये खून में रहा है कि हम भी अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। और ये भावना अपने आप से आती है, कहीं सीखा नहीं जाता, लेकिन ये सौभाग्य है कि मैं उन तमाम पहलुओं पे कुछ देश समाज लोगों के लिए कर पाया हूँ। बहुत 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 खूबसूरत सर। तो गिरीश जी, आपने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको हेल्प किया है अलग अलग तरीके से। सिर्फ दुबई नहीं, सिर्फ यूएई नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, इवन यूक्रेन वॉर में। तो कोई एक घटना जो आपके दिल के बड़ी करीब रही हो, वो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें कि कैसे कैसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर लोग बड़े अरमान लेके तो बाहर जाते हैं, पर कुछ हालात ऐसे होते हैं कि फंस जाते हैं। और कोई ऐसा एक इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि हमारे ही एक उत्तराखंड के निर्मल कोई मिस्टर एक निर्मल सिंह थे, जिन्होंने जो सीफेरस के जहाज में काम करते थे, और उसमें वो कंपनी को लॉस हो गया या वो कंपनी नहीं चली, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, क्योंकि कोविड में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और कोविड से पहले भी जब पूरे वर्ल्ड में एक तरह का अनस्टेबिलिटी आई थी, जो कि तो उसमें कभी कंपनियां बंद हुई हैं, कोई कंपनी पैसे नहीं दे पाई। तो उसी एक कंपनी के माध्यम में वो व्यक्ति हम वहां पे फंस गए थे उत्तराखंड के, और वो 11 महीने समुद्र में अकेले एक जहाज पे रहे, 11 11 महीने। महीने? हाँ, और 11 महीने समुद्र में उस जहाज में, जिसमें कि लाइट भी नहीं थी, जिसको बोलते हैं कि देर इज नो प्रोविजन, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ओ माय गॉड। ब्लैकआउट, शिप को ब्लैकआउट बोला जाता है अगर लाइट नहीं है, तो वहां पे वो उनकी मरीन टर्म्स है, ब्लैकआउट था, वो ब्लैकआउट शिप था जहां पे लाइट नहीं थी, और एंकर पे खड़ा था वो शिप 11 महीने। ओके। उसको खाना नहीं मिलता था, उसका कनेक्शन नहीं था, बिजली नहीं थी। हम्म तो जो शिप वहां से गुजरते थे, वो कई बार हम्म वहां रुकते थे, तब उनसे उनको खाना या उससे मोबाइल रिचार्ज करना, लाइट चार्ज करके तब। तो मेरे 11 महीने के बाद मेरे वो संपर्क में आया, और मुझे भी 1-1.5 महीना लगा, विद द हेल्प ऑफ एम्बेसी, विद द हेल्प ऑफ इंडियन काउंसलेट, हमारे काउंसल जनरल, और पोर्ट अथॉरिटी, और फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यहाँ की गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, जिनके माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम उसको निकालने में सक्षम हुए, और वो 1 साल के बाद समुद्र से धरती पे उतरा, ओ ओ कह सकते ओ हैं। और उसकी कंपनी को जो सैलरी हो सकती थी, कंपनी तो भाग गई थी, तो कोर्ट के माध्यम से उसको जो भी उसका मुआवजा हो सकता था, वो उसको और उसके परिवार वालों को दिलाया गया। और मुझे लगता है कि ऐसी सुविधा में कई बार उसने अपने आप को आत्म समुद्र में हम्म कूदने की बहुत बार कोशिश की, बट मैं डेली उसके साथ कनेक्ट था, डेली उसको पॉजिटिव वाइब्स देता था, डेली बात करता था उसको। कभी मोबाइल रिचार्ज करना है, अभी खाना नहीं है, तो हमारी एम्बेसी के ऑफिशियल पोर्ट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते थे, पोर्ट अथॉरिटी जाके उसको एक जहाज पे उस पर खाना पहुंचाती थी। तो ये एक टीम वर्क था, जहां मैं समझता हूँ कि मैं उस टीम का इनिशिएटिव लिया जो मेरे संपर्क में आया, और मैंने सबको एक कनेक्ट करने के बाद वो व्यक्ति बाहर निकाला। और सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया का भी है, जिसमें मीडिया ने उसको, उसके बारे में लिखा गया कि वो कैसे कैसे परेशान था, कैसे दुविधा। और आप गल्फ न्यूज में गूगल पे पढ़ सकते हैं। और हम्म उसके लिए होटल अरेंज किया, उसको एक दिन रहने, नहाया, अच्छे नहाया, उसने तसल्ली से खाया, और जी भर के सोया वो। क्योंकि जिस भयानक डिप्रेशन में और वो उस माहौल में था 11 महीने से, 11 बिल्कुल। साढ़े 11 महीने, तो आप समझ बिल्कुल। सकते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन एक कमरे में, अकेले बंद कमरे में नहीं रह सकता। आप सोचिए, सही 11 बात। महीने कोई एक जहाज में अकेला, सुनसान, डे नाइट, उसके ऊपर आसमान, नीचे पानी, उसके अलावा कोई नहीं। तो वो किस मंजर पे होगा, आप उसका एहसास नहीं कर सकते। और मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं 11 महीने उसके साथ कनेक्ट रहा हूँ। और 12वें महीने हमें मतलब ये समझिए कि 12 महीने के बाद वो जमीन पे लौटा, और वो उसको भारत भेजने का काम किया। तो इस तरह के भी कई बार ये तो कई बार मतलब अनटच कई बार हो जाता, कई बार जानबूझ के लोग
सैलरी नहीं देते, या परेशान हम्म लोगों को विजिट बुला के यहाँ रख देते हैं, जॉब नहीं देते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, तो वो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो इसलिए किसी भी इस प्रक्रिया में, इस प्रकरण में ना फंस के अपने मिशन एम्बेसी को कनेक्ट करें और लोकल अथॉरिटी को करें। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो विदेश मंत्रालय आज इतना है कि एक ट्वीट पे आपको पूरा रिप्लाई मिलता है। वाह। सो ग्रीसी, जो आप मुझे बात शेयर करी कि वो 1 साल तकरीबन हमारे देश का जो रावत जी हैं वहां फंस गए थे, एंड आपने एक बात बोली कि जब वो आपके संपर्क में आए तो आई एम श्योर बहुत लोगों से आपने उसके लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ा होगा, उससे बातचीत करी। पर आपने एक बात बताई कि हमारी काउंसलेट से फूड पैकेट वहां जाता था और फिर उसको आप कोशिश करके भिजवाते थे कि वो कुछ खा सके। पर जैसे यदि हमारा वहां जाता था तो हम उसको वापस क्यों नहीं लेके आ सकते थे? क्या इतनी कुछ जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको फॉलो कर? जब समुद्र में एक जहाज अगर समुद्र में चलता है तो उसके कम से कम 6 क्रू उसमें ऑन बोर्ड होने चाहिए। कैप्टन, जूनियर सेकंड हम्म ऑफिसर, बॉयलर, कुकर, टैंकर, बॉयलर। तो ये 6 लोग जो कैप्टन के साथ जहाज को जो मेंटेन करते हैं, जो चलाते हैं, एक हम्म जगह सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में, लोडिंग अनलोडिंग में, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो कार्गो हो। तो वो एक मरीन की प्रक्रिया है जो भी मैं, मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता, बट मुझे समझ पाया हूँ कि 6 लोग के बिना वो शिप कहीं पे स्टैंडर्ड नहीं हो सकता विदाउट क्रू अच्छा। कैप्टन। ओके। और पोर्ट पे आने के लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन अगर पोर्ट नहीं देगा तो दे कैन नॉट बी अलाउ टू एंटर इन द पोर्ट, क्योंकि पोर्ट के चार्जेस होते हैं, कितने दिन खड़ा है, कितने घंटों से खड़ा है, और उसकी परमिशन प्री 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 अप्रूवल लेना पड़ता है। वो ओनर की रिस्पॉन्स, आईएमओ नंबर होता है उसमें शिप का, वो आप डालोगे, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आती है, उसमें कितने लोग हैं, क्या क्या सामान है, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आ जाती है आईएमओ नंबर डालने से। तो ये एक प्रक्रिया है कि समुद्र में अगर कोई जहाज है, अगर कोई भी व्यक्ति 6 लोगों के बिना अगर वो हम्म जहाज है, और दूसरी बात अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे इस इनके केस में ऑनर भाग गया था, या मतलब ही रन अवे, और जो भी प्रॉब्लम हुई थी, तो ही वॉज अलोन। तो वो एक फिर कोर्ट की प्रक्रिया के माध्यम से उसको हम्म हमें लीगली उसको कराना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल बिना कोर्ट की प्रक्रिया के उसको बाहर, क्योंकि इसके बहुत सारे नियम होते हैं मरीन के, समुद्र हम्म के बाहर। फिर या तो उसको जहाज को स्क्रैप किया जाता है, अगर उसका ओ कोई, उसको उसके लिए, अगर उसका कोई ऑनर नहीं है, या उसका कोई अगर लेन, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल ड्यूज होते हैं, तो उसको सेल करके रिकवरी की जाती है, या उसको स्क्रैप करके काट के स्क्रैप किया जाता है। तो अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरह से एक प्रक्रिया के माध्यम से वो शिप को हम ला नहीं सकते थे जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि पोर्ट अच्छा। अथॉरिटी, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, कि भाई हम्म कोई ऑनर नहीं है, कोई भाग गया है, बंदा 11 महीने से समुद्र में है, खाने की दिक्कत है, ही इज लाइफ इज इन डेंजर। तो तब जाके ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया, और हम उसको 11 महीने 12 महीने के बाद धरती पे ला सके, मतलब समुद्र से लैंड पे, और लैंड से हम उसको भारत भेजने का प्रयास किया, और आज वो सकुशल अपने परिवार के साथ है। क्या बात है क्रेजी, आप जैसे लोग ही मुझे लगता है कि धरती पर असली देवदूत होते हैं, जो सच में मतलब जैसे जिस व्यथा से वो गुजरा और जो आपका समर्पण रहा, चाहे उसके लिए भोजन कराना, उसको कॉल करना, उसको रिचार्ज करना, दैट्स सो अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स, आप सब लोग जो अभी इस बातचीत को सुन रहे हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आपके परिवार, आपके जानकार में कोई विदेश जाने का इच्छुक है और जाना चाहता है, तो जरूर उसको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत उसको पता जरूर करना चाहिए कि उस किस ट्रेड में जा रहा है, उस ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि अभी जो हमें जानकारी मिली, यदि मैं एक कॉमन पर्सन सोचे तो मन में ख्याल आता है कि यार जहाज तो एंकर कितना दूर होता है, जो मेन डिपेंड करता बंदरगाह है। होता है जो जनरली? पोर्ट से एंकर 10 से 15 माइल्स होता है, मतलब आप सोच उससे सकते हैं 15 मील? 20 20 किलोमीटर अंदर, मतलब पोर्ट से 20 किलोमीटर करेक्ट। पानी के बीच। एक तरह से आपको लगेगा पानी के बीच में ही है, हाँ मतलब हाँ, समुद्र तो बहुत बड़ा है, बट बहुत बड़ा 10 से 15 माइल्स पोर्ट से होता है वो एंकर एरिया, जहाँ पे है। सारे जहाज मतलब करेक्ट। रेस्ट करते हैं, रेस्ट टेस्ट एरिया बोलते हैं वो। टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरे मन में सवाल आया, तो हो सकता है कि आपके भी आए कि यार 20-30 किलोमीटर ही तो दूर है, वो तो आ सकता है डायरेक्टली, पर नहीं। जैसे हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर है जहां पर कोई आदमी नहीं आ सकता, ऐसे ही समुद्र के अंदर में भी बहुत सारी चीजें, नियम लागू होते हैं जहां नहीं आ सकता। और जिस तरह से वो लड़का 11 और 1 साल ऑलमोस्ट फंसा रहा और फाइनली
थैंक्स टू गॉड, और कि वो गिरीश जी के संपर्क में आया और पूरी सारी संस्थाएं, सिस्टम, गिरीश जी ने इतनी मेहनत करी। गिरीश जी। दूसरा वीजा भी चाहिए होता है, समुद्र का ओ। वीजा अलग होता है। समुद्र में जो लोग काम करते हैं जहाज में, शिप में, उनका सीडीसी होता है। अच्छा। और उनको उनको सीडीसी पे, समुद्र पे काम, वो समुद्र में कहीं भी जा सकते हैं, सीडीसी उनकी होती है, पासपोर्ट के साथ सीडीसी होता है। हम्म। और आपको लैंड में सीडी, अगर अगर आपको एग्जिट करना है समुद्र से, या तो आप डायरेक्ट इंडिया पोर्ट में उतरे, या आपको सपोज किसी दूसरी कंट्री में एग्जिट लैंड पे आना है या बाहर आना है, तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन से वीजा लेना पड़ता है। वो 96 आवर्स का वीजा होता है कि 96 आवर्स में आपको एग्जिट करना है कंट्री से। तो वो प्रक्रिया भी है, उसमें वीजा लेने की प्रक्रिया भी है। और वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो पोर्ट में बैठे होते हैं, साइड में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो लोग देते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली यूएई कि जो पोर्ट में जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो उनको सपोर्ट करते हैं। सो गिरीश जी, अभी रिसेंटली यूक्रेन वॉर हुआ और वहां भी आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया रेस्क्यू करने में। तो वहां पर यू नो आप एक घटना के बारे में शेयर कर रहे थे, तो जरा बताना चाहेंगे कि वो लड़का क्या चीज से जूझ रहा था और कैसे वो बाहर आ पाया। एक्चुअली उत्तराखंड के ही कुछ लड़के थे जिन्होंने मुझे संपर्क किया। हमारे किसी चैनल के माध्यम से मुझे उस ग्रुप में जोड़ा गया। और जब मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात की, तो मतलब मेरे लिए भी पहली बार ऐसा, मतलब टीवी पे तो हम देखते हैं, लेकिन एक मैं अगर आप किसी से बात कर रहा हूँ और पीछे रॉकेट गिर रहा है, मतलब मैं उससे लाइव बात कर रहा हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए, मैं एम्बेसी को कनेक्ट करता हूँ क्योंकि हाँ हाँ। नेटवर्क नहीं हो रहा। तो ड्यूरिंग द आवर कन्वर्सेशन मैं बात करते देखा तो पीछे से एक रॉकेट उसके बराबर वाली बिल्डिंग में जाके गिरा। ओ। तो मैं तो उनको यही समझाया कि भाई आप पीछे, उन्होंने दिखाया कि सर ये देखिए यहाँ पे एक रॉकेट गिरा या एक टैंकर इस तरह। तो मतलब मेरे लिए भी वो एक बहुत बड़ा सेटबैक सा लगा कि मतलब किस परिस्थिति में वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में है, और इतनी नजदीक बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा हो रहा है। तो ये मंजर मेरे लिए बहुत भयानक, और उन जिन लोगों ने ये झेला है वो समझ सकते हैं कि उनके लिए कैसा रहा होगा। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, तो जरूर आप भी अपने जानकार लोगों को जागरूक कीजिए इस बारे में, और जो जानकारी गिरीश जी दे रहे हैं वो शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में गिरीश जी के प्रोफाइल और उनकी जो वेबसाइट है उसके डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप, यदि आप या आपके जानकार कभी किसी दिक्कत में हो तो आप गिरीश जी से संपर्क कर सकते हैं। और आई एम श्योर गिरीश जी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अब तक जो हमें जानकारी है, 10,000 से ज्यादा लोगों को, और अलग अलग देशों से, दुबई नहीं, यूक्रेन जो अभी वॉर चला वहां पर कई लोगों को रेस्क्यू कराने में मदद किया है, और ओमान से, तेहरान से, और बहुत सारी जगहों से। तो बड़ी खुशी है गिरीश जी आप जैसे व्यक्तित्व से मिलकर, और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो गिरीश जी, बहुत सारे हमारे देश के युवा हैं जो कि, जिनके मन में इच्छा होती है कि वो दुबई जाएं, दुबई में जॉब करें, या किसी भी बाहर कंट्री में, कनाडा है या किसी और कंट्री में वो जाना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए जब भी वो दुबई या बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा आप हमारे लोगों को बताएं कि वो कौन चीजें हैं जो उनको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। मैं उन सभी भारतीयों को या प्रवासी लोगों को जो विदेश जाना चाहते हैं, मैं उनसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तो विदेश मंत्रालय ने इतनी सुविधाएं दी हैं, इतनी सुविधाएं बनाई हैं कि किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को विदेश मंत्रालय में रजिस्टर करना चाहिए। दूसरी बात, जिस भी देश में वो जा रहा है, जिस भी देश के लिए उसको वीजा मिला है, वो वीजा की जेन्युइनिटी क्या है, वो विदेश मंत्रालय के माध्यम से या उनके कोई चित परिचित अगर किसी देश में रहते हैं उनसे संपर्क करके वो उसकी जानकारी ले। तीसरा कि अगर विदेश में जाने के लिए अगर यथासंभव जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है उसका पूरा एक नोट तैयार करे कि मुझे पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम उसमें, और उसके लिए वीजा प्रॉपर होना चाहिए। कोई मतलब आप कई आजकल जालसाजों का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि वो आपको झांसा देते हैं कि आप वीजा, आप इतने पैसे दे दो हम आपको वीजा दे देंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि किसी भी देश में जाने के लिए, घूमने के लिए विजिट वीजा होता है। जैसे मैं दुबई की बात करूं, अगर दुबई आना है तो आपको विजिट वीजा पे घूमने घूमने आ सकते हो, पर जॉब के लिए नहीं आ सकते हो, क्योंकि विजिट वीजा सिर्फ विजिट के लिए होता है। आपको जॉब करनी है तो कंपनी के माध्यम से, लोग के माध्यम मिशन वीजा निकाला जाता है। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, या एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आइए आप,
या आप कंपनी को रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा भेजेगी। और आपको, हाँ, कई बार होता है कि टिकट अपना लेना पड़ता है, कई बार कंपनी भी प्रोवाइड करती है। बट किसी भी एजेंट को आप लाखों रुपए देके अपने आप को किसी भी संकट में न डालें, और उसके बाद फिर आप विदेश मंत्रालय को दोष न दें कि हमारी सहायता नहीं करी है। क्योंकि जब आप विदेश से बाहर जाते हैं तो सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है कि आप भारतीय विदेश मंत्रालय को बताएं कि मैं इस देश में जा रहा हूं, या उन्होंने एक ई माइग्रेट पोर्टल सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें कि जो एजेंट के थ्रू भी अगर आना चाहते हैं, उसमें ई माइग्रेट सिस्टम में वो सारे एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा। भगवान न करे कल को अगर कोई एजेंट आपके साथ गलत करता है तो उनकी जो सिक्योरिटी जमा होती है उसमें 10-20 लाख रुपए वो जब्त कर ली जाती है, या ओ। उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, या आपका कोई खर्चा विदेश में फंसने के ऊपर ओवर स्टे हो गया है, वीजा खत्म हो गया है, या आपका पास टिकट नहीं हो रहा है, आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है, तो उसी खर्चे से विदेश मंत्रालय या अथॉरिटी या मिशन जो भी विदेश में है, भारतीय दूतावास या भारतीय वाणिज्य दूतावास, वो आपको सहायता करते हैं। या ओके। हमारे जैसे सोशल वर्कर, हमारे जैसे वॉलंटियर जो कि जमीन स्तर पे एम्बेसी और कॉन्सुलेट के साथ जुड़े होते हैं या लोकल अथॉरिटी के साथ जुड़े होते हैं, उनसे अगर आपका किसी से संपर्क हो तो आप उनके माध्यम से सही गाइडेंस, सही जानकारी लेके ही विदेश प्रवास करें। मेरा यही मानना है। सो मेरा अगला आपसे ये सवाल है कि जो हमारे, स्पेशली मैं बात करूं उत्तराखंड के जो युवक हैं या हमारे जो देश के, जो भारत के युवक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी युवा साथी और जो भी हमारे भारतवासी हैं या जो विदेशों में भी हैं या देश में भी, हमारे उत्तराखंड में हो या देश के किसी भी राज्य में हो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। क्योंकि ये जिंदगी बहुत अमूल्य है और एक बार मिलती है, देर इज नो सेकंड चांस। सो गाड़ी टूट जाए तो ठीक हो जाती है, लेकिन एक इंसान का जाना आपको नहीं पता उसके बाद उसका जीवन क्या होता है, किसी को नहीं पता। बट जो ये जीवन मिला है, मैं चाहता हूँ इसको सकारात्मक और बड़े ही स्ट्रांगली, पॉजिटिवली और बड़े ही हिम्मत के साथ जिए। क्योंकि आपके पास सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ भी नहीं बचा हो, धन दौलत पैसा सब कुछ, लेकिन आप जिस दिन मन से हार गए उस दिन आप जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाते हैं। और मैंने तो यही सीखा है बचपन से प्रेरणा लेके कि, और आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब सब्जी बेच के हमें पढ़ाया लिखाया, आज हम यहाँ पहुंचे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दुबई में आए, दुबई क्या किसी भी देश में जाना चाहें, और बहुत अच्छी बात है, सबके अपने सपने होते हैं। मैं भी सपना लेके दुबई आया था, और अपने दम पे, अपने बलबूते पे आया। बहुत लोगों से सहयोग की भावना से मैंने रिक्वेस्ट करी, लेकिन व्यक्ति बिजी होता है, और फिर आज और कल, कल आज में चलता रहता है। इसलिए यही निर्णय लिया गया है, जो करना है खुद से करना है, तो खुद ही अपने आप सब जॉब ढूंढी। और मैं तो 10वीं के बाद जो भी पढ़ाई करी है, मैंने कॉलेज किया, एमकॉम में भी एडमिशन लिया, पत्राचार, ठीक है पढ़ाई नहीं कर पाए, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं पढ़ने में हम रहे, और नहीं तो कुछ और ऑफिस बने होते देश के लिए, कुछ और मौका मिलता आर्मी में जाने का या कहीं और देश सेवा करने का। उसके बाद मैंने एमबीए किया, खुद कॉरेस्पॉन्डेंस से एमबीए किया, 12th से पत्राचार से 12th किया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया स्पोर्ट्स कोटे में, ताकि फीस नहीं भर सकते थे तो खुद ही फीस माफ हो जाए। फिर पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ ये किया, तो एक पूरी लाइफ एक स्ट्रगल में ही रही। और स्ट्रगल का ये रहा कि कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके पास सुविधा नहीं हो तो आप तो जरूरी नहीं कि सुविधा होने के बाद आप वो चीज कर सकते हो। कई बार सुविधा नहीं होती है तो भी आपके अंदर हिम्मत है और आपका लक्ष्य है कुछ पाने का, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, और कभी अपने आप को ऐसी मनस्थिति में या डिप्रेस में नहीं डालना जिससे आपको कोई गलत कदम उठाना पड़े। क्योंकि आपके पास आपके भाई बहन, माता पिता, परिवार, रिश्तेदार निर्भर होते हैं, और एक परिवार में किसी की क्षति होने से उस पे क्या बीतती है आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। आप देखते होगे समाज में कोविड में कैसी कैसी लोगों ने, कैसी कैसी मतलब फीलिंग्स अनुभव करी हैं कि एक पिता की अंत्येष्टि नहीं कर पाया तो एक बेटा बाप की नहीं कर पाया। मतलब आप सोचिए कि वो मंजर कैसा रहा होगा। तो एक इंसानियत के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंसानियत को जिंदा रखिए, और जीवन में जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करिए।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है विवेकानंद जी ने कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सको। क्या और बात। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य आपका होना चाहिए। मेरा लक्ष्य भी है और मैं भी अचीव करने की कोशिश में कर रहा हूँ, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा मुझे अवार्ड मिलेगा या मैं अवार्ड मिलेगा उसके लिए काम करूंगा। बट मैंने ये सोच के किया कि मेरे से अगर किसी की मदद हो सकती है तो मैं वो मदद करूं, और अपने से जो हो सकता है, क्योंकि हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो आप अपने कर्तव्य के साथ अधिकारों का भी मान रखिए और जो निष्ठा के साथ उसको निभाइए। और विवेकानंद जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है जी। कि अगर आप किसी मकसद से हम्म। अगर किसी मकसद से खड़े हो तो उसके लिए आगे बढ़ते रहो, और अगर गिरो तो बीज की तरह गिरो ताकि फिर उस मकसद से खड़े होके आगे की वाह। जंग लड़ सको। क्या तो बात। आप अपना मकसद, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको जी। क्या जीवन में बनना है। जरूरी नहीं कि आपको 98% नंबर मिले। नंबर्स और एज ओनली सिर्फ ये कहने की बात है। नंबर्स, आज आप देखो कि 90% वाला लड़का इंजीनियर बनता है, जबकि उसको आईएएस बनना होता है या पीसीएस बनना होता है। आईआईटी करके हम्म। लोग पीएचडी करते हैं, जब डॉक्टर बनते हैं वो आईएएस बन जाते हैं। तो हम्म। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको बनना है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आपके हम्म। मन की भावना है, आप वो काम करिए जो आप मन और पैशन से कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि वो जो आप करेंगे ना, आप मैं एक कहूंगा कि अगर आपने 12वीं फेल मूवी देखी होगी तो आप उसको देखिएगा। क्योंकि हम्म। आदमी हिम्मत नहीं हारे तो बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बिकॉज देर इज वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ये जो बात गिरीश जी ने रखी कि इवन इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल, अपने अंदर में ये जज्बात रखिए कि आप सब कुछ करने में सक्षम और समक्ष हैं, और आप भी अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन, नए आयाम तक ले जा सकते हैं। सो थैंक यू गिरीश दा।